कोलकाता की एक ठंडी धुंध भरी सुबह थी। सूर्य अभी तक पूरी तरह आसमान पर नहीं चढ़ा था और गली मोहल्लों में चाय के ठेले से उठती भाप शहर के सन्नाटे में कुछ जान डाल रही थी। मैं अजित अपने पुराने दोस्त व्योमकेश बख्शी के घर पहुंचा, जो मेस के एक छोटे से कमरे में अपने लैंप की हल्की रोशनी में अखबार पढ़ रहा था। उसकी मेज पर बिखरे हुए कागज, पुराना टाइपराइटर और एक जलता हुआ हुक्का उसकी आदतों का परिचय दे रहे थे। व्योमकेश ने मेरी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और कहा, अजित, आज कुछ दिलचस्प होने वाला है। उसकी आवाज में वही ठहराव और रहस्य था जो किसी नई गुत्थी की शुरुआत का संकेत देता है। मैंने हंसकर कहा, दिलचस्प? कोलकाता में अब कुछ दिलचस्प बचा है क्या? वो मुस्कुराया। सत्य हर जगह होता है अजित, बस उसे ढूंढने की नजर चाहिए। इतना कहकर उसने मेरे सामने एक चिट्ठी रखी। मोटे कागज पर लिखी हुई अंग्रेजी और बांग्ला का मिश्रण था। प्रिय श्री बख्शी, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे घर में एक ऐसी घटना घटी है जिसे पुलिस ने आत्महत्या बताया है, परंतु मैं निश्चित हूं कि वो हत्या है। कृपया तुरंत मेरे निवास पर पधारें। नीचे हस्ताक्षर थे, अनिरुद्ध बाबू, राजापुर हवेली, भवानीपुर। मैंने चिट्ठी को देखा और कहा, राजापुर हवेली? वो तो बहुत पुराना इलाका है। सुना है वहां का घर लगभग 100 साल पुराना है। व्योमकेश ने सिगरेट का लंबा कश लिया और बोला, ठीक इसलिए तो दिलचस्प है। चलो अजित, देखते हैं कि इस हवेली में आत्मा है या अपराध। हम दोपहर तक भवानीपुर की उस सुनसान सड़क पर पहुंचे जहां राजापुर हवेली स्थित थी। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े बरगद के पेड़ थे, जिनकी जड़ें जमीन में नहीं बल्कि दीवारों में उलझी लगती थीं। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना लोहे का फाटक था, जिस पर जंग की परत और धूल जमी थी। जैसे ही हमने घंटी बजाई, एक बूढ़ा नौकर बाहर आया। आंखों में डर और चेहरे पर थकावट थी। उसने बिना कुछ कहे हमें भीतर ले लिया। हवेली के अंदर का माहौल अजीब रूप से ठंडा था। दीवारों पर पुराने चित्र, जिनमें कुछ राजसी व्यक्तियों के चेहरे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे वो हमें देख रहे हों। हवा में नमी थी और कमरे में जलती लालटेन से एक हल्की पीली रोशनी फैल रही थी। अंदर जाकर हमसे मिलने अनिरुद्ध बाबू आए, 60 वर्ष के एक गंभीर व्यक्ति, जिनकी आंखों में बेचैनी थी। उन्होंने हमें अभिवादन किया और बोले, आपका आना मेरे लिए सौभाग्य है श्री बख्शी। मैं पिछले 1 महीने से चैन की नींद नहीं सो पाया हूं। व्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, बताइए क्या हुआ? अनिरुद्ध बाबू ने धीमे स्वर में जवाब दिया, मेरे छोटे भाई मोहन की यहां पिछले महीने मृत्यु हुई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, पर मैं जानता हूं कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो प्रसन्नचित्त व्यक्ति था, जीवन से भरा हुआ। मृत्यु से कुछ घंटे पहले तक वो मेरे साथ बात कर रहा था, हंस रहा था। फिर अचानक उसका शव उसके कमरे में मिला। दरवाज़ा भीतर से बंद था। मैंने बीच में पूछा, क्या किसी दुश्मनी का शक है? अनिरुद्ध बाबू ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, बाहर से कोई कारण नहीं दिखता, पर इस घर में कुछ तो है। रात में अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई चलता हो पर दिखता कोई नहीं। नौकरों ने काम छोड़ दिया है। मैं खुद अपने कमरे में ताला लगाकर सोता हूं। व्योमकेश ने आंखें सकरी की और पूछा, क्या मैं उस कमरे को देख सकता हूं जहां घटना हुई थी? हम ऊपर चले गए। सीढ़ियों के लकड़ी के तख्ते हमारे कदमों के नीचे चरमराते रहे। कमरे का दरवाजा भारी सागौन की लकड़ी का था, जिस पर अब भी उस रात की दरारें दिख रही थीं। अनिरुद्ध बाबू ने धीरे से चाबी घुमाई और दरवाजा खुला। अंदर का दृश्य जैसे समय में जमे हुए किसी पल की तरह था। एक टूटी हुई कुर्सी, फर्श पर सूखी मोमबत्ती का मोम और दीवार पर एक जगह जली हुई सी लगी थी। व्योमकेश ने कमरे का निरीक्षण शुरू किया। उसकी आंखें हर कोने पर टिकी, फर्श, दीवार, खिड़की, यहां तक कि पर्दे के पीछे तक। उसने कहा, अजित देखो, इस दीवार पर निशान, जैसे यहां किसी ने कुछ चिपकाया था और फिर हटा लिया। मैंने देखा, सचमुच दीवार पर चौकोर आकार का हल्का दाग था, मानो वहां कोई तस्वीर लगी थी। और ये देखो,
उसने खिड़की के पास झुककर कहा, यह धूल की परत टूटी है, इसका मतलब किसी ने हाल में यहां से बाहर जाने की कोशिश की थी। अनुरुद्ध बाबू ने कहा, पर दरवाजा तो भीतर से बंद था। ब्योमकेश ने शांत स्वर में कहा, दरवाजे भीतर से बंद होने का मतलब ये नहीं कि कोई बाहर नहीं गया। कभी कभी अपराधी का दिमाग ताले से तेज होता है। कमरे के कोने में एक मेज थी जिस पर एक पुरानी डायरी रखी थी। ब्योमकेश ने उसे खोला। उसमें कुछ पन्ने फटे हुए थे और आखिरी लिखावट में लिखा था, सत्य सामने आएगा चाहे कुछ भी हो। वाकया अधूरा था। मैं सिहर गया। ब्योमकेश ने डायरी बंद की और अचानक उसका ध्यान फर्श पर पड़े एक छोटे से बटन पर गया। उसने उसे उठाया, ध्यान से देखा और कहा, अजित, ये कपड़े का बटन नहीं, ये किसी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। उसकी आंखों में वो चमक थी जो केवल तभी दिखती थी जब उसे किसी सुराग का सिरा मिल जाता था। हम नीचे लौट आए। हवेली के गलियारे से गुजरते हुए मैंने नोटिस किया कि नौकर हमें अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे उन्हें कुछ कहना हो पर डर उन्हें रोक रहा हो। बैठक में लौटकर ब्योमकेश ने पूछा, क्या आपके घर में और कोई रहता है? अनुरुद्ध बाबू ने कहा, मैं, मेरी भाभी और एक पुराना नौकर। बाकी सब चले गए हैं। ब्योमकेश ने सिर हिला दिया। ठीक है, मुझे आज रात यहीं रुकना होगा। मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। यहीं, इस हवेली में? वो मुस्कुराया। हाँ अजित, सत्य को जानने के लिए कभी कभी अंधेरे में उतरना पड़ता है। रात होने लगी। हवेली की छत पर कौओं की आवाजें गूंज रही थीं और बाहर की हवा धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। भीतर का हर कोना किसी अनकहे रहस्य से भरा हुआ था। मुझे ऐसा लगा मानो यह हवेली जिंदा हो और उसकी दीवारें हमारे हर कदम की आहट सुन रही हों। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजित, जो दिखता है वही सच नहीं होता, पर जो छिपा है वही हमारी खोज का रास्ता है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं थी, बल्कि सत्य की खोज की यात्रा की शुरुआत थी। रात गहराती जा रही थी और राजापुर हवेली के रहस्यमय गलियारों में ब्योमकेश बख्शी नाम का एक व्यक्ति अपने अगले सुराग की प्रतीक्षा कर रहा था। शांत, संयमित और सत्यान्वेषी। रात बीत गई, पर नींद हमारे पलकों के पास भी नहीं आई। राजापुर हवेली के भीतर हर चीज जैसे किसी अनकहे तनाव से भरी थी। ब्योमकेश पूरी रात उस कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथ में सिगरेट लिए और आंखें खिड़की की जाली पर टिकाए। कभी कभी वह अपनी डायरी में कुछ नोट करता, फिर अचानक उठकर कमरे के किसी कोने में जाकर कुछ देखता। बाहर से हवा की सीटी जैसी आवाजें आती और लकड़ी के दरवाजे हिलने पर ऐसा लगता जैसे कोई भीतर कदम रख रहा हो। मैं घड़ी की सुई को आगे बढ़ते देखता रहा। रात के 3 बजे। तभी ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजित, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मैंने सिर हिलाया। सन्नाटा, और कुछ नहीं। वह हल्का मुस्कुराया। यही सन्नाटा असली आवाज को छिपाता है। सुनो। और उसने उंगली होंठों पर रख दी। अगले ही पल हवेली की ऊपर वाली मंजिल से बहुत हल्की खुरचने की आवाज आई, जैसे कोई लकड़ी पर कुछ घसीट रहा हो। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। चलो, वो बोला, अब समय आ गया है। हम धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़े। लालटेन की रोशनी दीवारों पर परछाइयां बना रही थीं, जो हर पल बदल रही थीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। ऊपर पहुंचकर हम उस गलियारे में पहुंचे जहां से आवाज आई थी। वहां एक बंद कमरा था, जिसके दरवाजे पर ताला नहीं था, पर जंग इतना जम गया था कि शायद सालों से कोई उसे खोलने की कोशिश भी नहीं कर पाया था। ब्योमकेश ने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, ताले के पास लगे कील को हटाया और धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक सड़ी हुई सी गंध हमारे नथनों में घुस गई। अंदर धूल की मोटी परत, टूटे फर्नीचर और एक पुरानी अलमारी थी। ये कमरा कब से बंद है? मैंने पूछा। ब्योमकेश बोला, जितना समय इस हवेली के लोगों ने सत्य से मुंह मोड़ा है, उतना। वह कमरे में घुसा, हर कोने को ध्यान से देखने लगा।
अलमारी के पास जाकर उसने देखा कि लकड़ी का एक हिस्सा बाकी से अलग था, थोड़ा ढीला। उसने उसे दबाया और तुरंत एक क्लिक जैसी आवाज आई। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खिसक गया और वहां एक संकरा रास्ता दिखाई दिया, अंधेरे में खोया हुआ। मैं सिहर गया। ये क्या है? वो बोला, हर पुरानी हवेली में एक रास्ता होता है जो सिर्फ हवेली का मालिक जानता है, और अपराधी भी। हम दोनों उस गुप्त मार्ग में दाखिल हुए। रास्ता बहुत तंग था, दीवारें नम थीं और फर्श पर जाले लटक रहे थे। हमारी लालटीन की रोशनी बस कुछ ही कदम तक जाती थी, उसके आगे सिर्फ काला अंधकार था। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। ब्योमकेश ने कहा, दायां वाला हिस्सा हवेली के पिछवाड़े की ओर जाता होगा और बायां वाला शायद मुख्य हिस्से की ओर। उसने तुरंत बाएं रास्ते का चयन किया। लगभग 10 कदम आगे बढ़ने पर हम एक छोटी सी खिड़की के पीछे पहुंचे, जो सीधे मोहन बाबू के कमरे की दीवार के भीतर खुलती थी। बाहर से देखने पर यह बस दीवार लगती, पर अंदर से ये गुप्त झरोका था। ब्योमकेश ने दीवार पर हल्के से उंगली फेरी। वहां पर गंध की वही हल्की झलक थी जो उसने पिछली रात महसूस की थी। यही रास्ता था अजित। हत्यारा इसी झरोखे से जहर का धुआं भीतर छोड़ गया। मैं हक्का बक्का रह गया। पर ऐसा करने वाला कौन हो सकता है? वो बोला, अभी नहीं कह सकता, पर यह साफ है कि यह व्यक्ति घर का ही है। ऐसा रास्ता केवल अंदर का कोई जानता होगा। हम बाहर लौटे। ब्योमकेश ने सुबह तक पूरा कमरा टटोला, हर चीज को अपने अंदाज में। उसने मोमबत्ती के बचे हिस्से को खुरच कर सूंघा, फिर बोला, यह मोमबत्ती सामान्य नहीं है, इसे किसी रासायनिक पदार्थ से मिलाया गया है। इससे निकलने वाली गैस किसी व्यक्ति को कुछ मिनटों में बेहोश कर सकती है। अगर वही व्यक्ति कमरे में अकेला रहा तो उसे मौत से बचाने वाला कोई नहीं था। सुबह होने तक हवेली का माहौल और भारी हो गया। बाहर चिड़ियों की आवाजें भी जैसे डरी हुई लग रही थीं। अनिरुद्ध बाबू ने हमें नाश्ते के लिए बुलाया। उनके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आपको कुछ पता चला? उन्होंने पूछा। ब्योमकेश ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस पूछा, मोहन बाबू की मृत्यु से पहले उनके किसी से विवाद हुआ था? अनिरुद्ध ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, हाँ, एक बार उन्होंने मेरे पुराने नौकर मधु को चोरी के शक में घर से निकाल दिया था, लेकिन वो तो महीनों पहले की बात है। ब्योमकेश ने कहा, मधु अब कहाँ है? अनिरुद्ध ने कहा, सुना है वो किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है। यह सुनते ही ब्योमकेश की आंखों में हल्की चमक आई। केमिकल फैक्ट्री? उसने धीरे से दोहराया, यही तो कड़ी है। दोपहर तक ब्योमकेश ने हवेली के बाकी हिस्सों का मुआयना किया। हर कमरे में वह किसी वैज्ञानिक की तरह कुछ ना कुछ जांचता, कहीं फर्श के धब्बे, कहीं दीवार की परत, कहीं खिड़की का कोण। मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या मिल रहा है इन सब में? उसने कहा, अपराध सिर्फ आंखों से नहीं दिखता अजित, कभी कभी वह गंध, बनावट या रोशनी की दिशा में छिपा होता है। शाम को जब सूरज ढल रहा था, हम दोनों हवेली के पुराने स्टोर रूम में पहुंचे। वहां बहुत सारे पुराने बक्से, टूटे संदूक और धूल भरी बोतलें थीं। ब्योमकेश ने एक बक्सा खोला तो उसमें कई पुरानी तस्वीरें थीं, हवेली के सदस्यों की, और एक में मोहन बाबू अपने भाई अनिरुद्ध के साथ खड़े थे। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा था, जो छिपा है वही बचा है। ये पंक्ति अजीब थी। ब्योमकेश ने फुसफुसाया, ये कोई संकेत है। अचानक उसने देखा कि तस्वीर के फ्रेम के भीतर कुछ अटका हुआ है। उसने उसे खोला, अंदर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा मिला। उस पर बारीक अक्षरों में लिखा था, ध्यान रखो, जो रोशनी दिखती है वही अंधेरा है। मैं चौंक कर कहा, यह क्या मतलब हुआ? वो बोला, इसका मतलब है कि जो हमें साफ दिख रहा है उसी में धोखा छिपा है। शायद अपराधी वही है जो सबसे निर्दोष दिखता है। रात फिर से घिरने लगी। हवेली की दीवारों पर फिर वही डरावनी परछाइयां लौट आईं। अनिरुद्ध बाबू ने आग्रह किया कि हम भोजन के बाद विश्राम करें, पर ब्योमकेश तैयार नहीं था। उसने कहा, मुझे इस हवेली की धड़कन सुननी है जब तक ये मुझे जवाब न दे। करीब आधी रात हम उसी गुप्त मार्ग की ओर लौटे। इस बार ब्योमकेश ने खास तरकीब अपनाई। उसने उस झरोखे के पास एक छोटी सी लालटेन रख दी और कुछ धुआं छोड़ने वाली दवाइयां तैयार की। अगर कोई फिर यहां से गुजरेगा तो हमें पता चल जाएगा। हम छिपकर देखने लगे। कुछ देर बाद गलियारे के उस छोर पर किसी की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और हाथ में कुछ पकड़ा था, शायद वही मोमबत्ती जैसी चीज। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति झरोखे के पास पहुंचा, ब्योमकेश ने लालटेन की रोशनी तेज कर दी। सामने अनिरुद्ध बाबू खड़े थे। मैं हक्का बक्का रह गया। आप? मैंने चिल्लाया। अनिरुद्ध का चेहरा एक पल में फीका पड़ गया। मैं तो बस देखना चाहता था। ब्योमकेश ने उसकी बात काट दी। आप देख नहीं रहे थे अनिरुद्ध बाबू, आप दोबारा वही कर रहे थे जो उस रात हुआ था। ये मोमबत्ती वही है जिससे आपने अपने भाई को सुला गया था। अनिरुद्ध के हाथ से मोमबत्ती गिर पड़ी। वे कुछ बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकली। ब्योमकेश ने कहा, आपके भाई ने जब आपको हवेली बेचने से मना किया तो आपने ये रास्ता अपनाया। आपने सोचा कि यदि वह मर गया तो पूरी संपत्ति आपकी होगी। हवेली के भीतर अचानक तेज हवा चली और लालटेन की लौ बुझ गई। अंधेरे में केवल अनिरुद्ध बाबू के रोने की आवाज थी।
मैं सन्न रह गया। वो आदमी जो हमें मदद के लिए बुला रहा था वही हत्यारा निकला। जब हम नीचे लौटे, सुबह का उजाला दीवारों से झांक रहा था। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, अजित, कभी कभी अपराधी वही होता है जो न्याय की सबसे ऊंची आवाज लगाता है, पर सत्य का स्वभाव है वो देर से आता है मगर आता जरूर है। हवेली की हवा अब हल्की लग रही थी। मुझे लगा जैसे उसने अपने भीतर का बोझ उतार दिया हो। ब्योमकेश बाहर निकलते समय एक बार पीछे मुड़ा और बोला, ये हवेली अब मौन रहेगी क्योंकि इसका सत्य सामने आ चुका है। और उस क्षण मैंने समझा, ब्योमकेश सिर्फ अपराध सुलझाने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि सत्य का खोजी है जो अंधेरे को चीर कर भी प्रकाश तक पहुंचता है। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था, पर राजापुर हवेली के भीतर अभी भी अंधेरा पसरा था। पिछली रात जो कुछ हुआ उसने जैसे इस हवेली की दीवारों में छिपे झूठ को उजागर कर दिया था। अनुरुद्ध बाबू अब पुलिस की गिरफ्त में थे, पर ब्योमकेश की नजरें अभी भी कुछ खोज रही थीं, एक ऐसा अधूरा सत्य जो हवेली के भीतर अब भी कहीं छिपा था। मैंने सोचा था कि मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्योमकेश की आंखों में वही बेचैनी थी जो केवल तब दिखती है जब उसे लगता है कि पहेली का कोई टुकड़ा अभी भी गायब है। सुबह की चाय के कप से उठती भाप के बीच उसने कहा, अजित, जो हमने देखा वो केवल अपराध का आधा चेहरा था, असली खेल अभी बाकी है। मैं चौंक उठा। क्या मतलब? अपराधी तो पकड़ा जा चुका है। वो मुस्कुराया। कभी कभी जो व्यक्ति अपराध करता है वो सिर्फ किसी और के इशारे पर चलता है। हत्या का आदेश देने वाला अक्सर पर्दे के पीछे होता है और वही असली दोषी होता है। हवेली अब लगभग खाली थी। नौकर चाकर जा चुके थे। सन्नाटा हर कमरे में पसरा था। फिर भी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी की नजरें अब भी हमें देख रही हों। ब्योमकेश ने हवेली के पश्चिमी हिस्से की ओर जाने का निर्णय लिया, जहां पुराने गेस्ट रूम थे। रास्ते में उसकी नजर दीवार पर टंगे एक चित्र पर पड़ी, मोहन बाबू और एक महिला का पोर्ट्रेट। उस महिला की आंखों में एक ठंडापन था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं लगा। उसने तस्वीर के फ्रेम को ध्यान से देखा और बोला, अजित, क्या तुम्हें याद है अनुरुद्ध बाबू ने कहा था कि घर में केवल वे, उनकी भाभी और एक पुराना नौकर रहते हैं? मैंने कहा, हाँ। वो धीरे से बोला, पर यह तस्वीर कह रही है कि इस घर की कहानी में एक और पात्र था, वो जो अब दिखाई नहीं दे रहा। हम गेस्ट रूम में पहुंचे। वहां धूल जमी थी, पर बिस्तर पर हाल की सिलवटें दिख रही थीं। कोई यहां ठहरा था, ब्योमकेश ने कहा। उसने खिड़की के पास पड़े एक छोटे रुमाल को उठाया। उस पर हल्की खुशबू थी, पर उसमें सिगरेट के धुएं की तीखी परत भी थी। उसने रुमाल सूंघा और कहा, महिला की खुशबू और पुरुष का धुआं, यानी यहां कोई मिला था, शायद वही जो इस हत्या की असली वजह है। उसने बिस्तर के सिलवटों पर उंगलियां फिराई और फुसफुसाया, 2 लोग, एक चाल, 2 मुखौटे। मैंने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि ये भाभी ही हैं? वो बोला, मुझे यकीन है कि वो इस खेल की संचालिका हैं। अनुरुद्ध बाबू ने हत्या की, पर उसके पीछे कोई ऐसा था जिसने उसकी भावना को दिशा दी, और वो केवल वही कर सकता था जो उसके सबसे करीब हो। हम नीचे लौटे, जहां भाभी जी यानी सुधा देवी शांत चेहरा लिए पूजा की तैयारी कर रही थीं। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रात से नींद न ली हो। उन्होंने हमें देखकर कहा, आपने जो किया उसके लिए धन्यवाद। मेरे देवर को न्याय मिला। उनकी आवाज में मिठास थी, पर ब्योमकेश के कानों में वो झूठ की झनकार की तरह गूंज रही थी। उसने सहज भाव से पूछा, क्या मोहन बाबू के जाने के बाद आपके लिए जीवन बहुत कठिन हो गया? सुधा देवी ने कहा, हाँ बहुत। वो मेरे लिए भाई से भी बढ़कर थे। ब्योमकेश ने मुस्कुराकर कहा, भाई या कुछ और? उस सवाल ने कमरे की हवा को थाम लिया। सुधा देवी का चेहरा एक पल को जड़ हो गया। फिर उन्होंने कहा, आपका क्या मतलब है? ब्योमकेश बोला, मतलब बस इतना कि हर रिश्ता उतना पवित्र नहीं होता जितना समाज मानता है। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन उसने अपनी नजरें नहीं हटाई। मोहन बाबू और आप, क्या उनके बीच केवल भाई भाभी का संबंध था? सुधा देवी ने आंखें फेर लीं। आपका सवाल बहुत अपमानजनक है।
ब्योमकेश ने ठंडे स्वर में कहा, अपमानजनक नहीं, वास्तविक है। जब सत्य की खोज की जाती है तो वो किसी का मान नहीं रखती। कमरे में कुछ पल के लिए मौन रहा। फिर वो अचानक बोली, ठीक है, हाँ, मैं मोहन से प्रेम करती थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उन्हें मरवाया। अनिरुद्ध ने मुझे कभी समझा ही नहीं, और जब मोहन ने मेरे प्रति प्रेम जताया तो सब कुछ उलझ गया। मैं चाहती थी कि हम सब इस हवेली से दूर जाएं, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उनकी आवाज कांप रही थी। ब्योमकेश शांत स्वर में बोला, अनिरुद्ध ने जब ये जाना तो उसकी ईर्ष्या ने उसे हत्या तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने भी उसे उकसाया था अपने दुख और झूठे वादों से। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने किसी को नहीं उकसाया, उन्होंने कहा। मैं बस चाहती थी कि मोहन खुश रहें, चाहे इस घर से बाहर ही क्यों ना हो। ब्योमकेश ने मेज पर रखा उनका रुमाल उठाया, वही रुमाल जो हमने ऊपर कमरे में पाया था, और कहा, फिर ये रुमाल वहां कैसे पहुंचा जहां हत्या से ठीक पहले कोई था? वो कुछ नहीं बोली। कमरे का सन्नाटा उनके अपराध से ज्यादा भारी था। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदें हवेली की दीवारों पर पड़ रही थीं, जैसे वर्षों के झूठ को धोने आई हों। ब्योमकेश ने कहा, सुधा देवी, आप प्रत्यक्ष हत्यारे नहीं है, पर आपके मौन ने इस अपराध को जन्म दिया। आपने अनिरुद्ध को अपने प्रेम और अस्वीकृति के बीच झूलने दिया, और यही उसकी कमजोरी बन गई। आपने मुखौटा नहीं पहना, आप ही मुखौटा बन गई। उन्होंने धीरे से कहा, तो क्या मुझे भी सजा मिलेगी? ब्योमकेश ने उत्तर नहीं दिया। उसने बस खिड़की से बाहर देखा और कहा, कभी कभी सजा अदालत नहीं देती, ज़मीर देता है, और वो सबसे कठोर होता है। हम दोनों हवेली से बाहर निकले। बारिश में भीगी हवा में एक अजीब सुकून था, पर साथ ही एक थकान भी। मैंने कहा, ब्योमकेश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत कठोर हो? शायद वो सिर्फ हालात की शिकार थी। वो बोला, अजित, सत्य का कोई भाव नहीं होता। वो ना निर्दयी है ना दयालु, वो बस होता है। अगर मैं झूठ को स्वीकार कर लूं तो मैं सत्यान्वेषी नहीं रहूंगा। हम जब मुख्य द्वार पर पहुंचे तो नौकर आया। उसके हाथ में एक पुराना खत था। उसने कहा, साहब, ये मोहन बाबू की मौत के दिन मिला था, पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्योमकेश ने लिफाफा खोला। उसमें बस एक पंक्ति लिखी थी, अगर ये पत्र मेरे बाद मिले तो जान लेना कि मैं अकेला नहीं मर रहा। वो पंक्ति जैसे हवेली के हर कोने में गूंज गई। ब्योमकेश ने धीरे से कहा, देखा अजित, मरने वाला भी जानता था कि इस खेल में दो किरदार थे, एक जिसने हाथ उठाया और एक जिसने दिल तोड़ा। हम बाहर निकले। हवेली अब पीछे धुंध में गुम हो रही थी। ब्योमकेश ने चलते हुए कहा, झूठ कभी स्थायी नहीं होता, वो अपने साथ ही विनाश लाता है। ये हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं, झूठ और मुखौटों की बनी थी, और आज वो सब टूट गए। मैंने पूछा, क्या अब सब खत्म हो गया? वो मुस्कुराया, कभी नहीं। सत्य का अंत नहीं होता, वो बस रूप बदलता है। एक झूठ के खत्म होने पर दूसरा शुरू हो जाता है। हमारा काम बस उसे पहचानना है। सड़क के किनारे खड़े होकर मैंने आखिरी बार पीछे देखा। हवेली की खिड़कियों में अब भी हल्की सी रोशनी थी, जैसे कोई छाया अब भी भीतर हो, पर शायद वो अब अपराध ही नहीं, बल्कि अपराध की स्मृति थी। ब्योमकेश ने अपने कोट की कॉलर उठाई और धीमे स्वर में कहा, चलो अजित, एक और मामला खत्म हुआ, या शायद एक और शुरू। और उस क्षण मुझे लगा कि सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। वो हर इंसान के भीतर एक अदृश्य दरवाजे की तरह है, जो तब तक बंद रहता है जब तक कोई ब्योमकेश बख्शी जैसी नजर उसे खोलने ना आए। राजापुर हवेली की दीवारों में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी लंबे झूठ के उजागर हो जाने के बाद घर ने खुद चैन की सांस ली हो। लेकिन ब्योमकेश बख्शी की आंखों में अब भी वो बेचैनी थी जो अधूरे सत्य की गंध से उठती है। अनिरुद्ध बाबू गिरफ्तार हो चुके थे। सुधा देवी का चेहरा अपराध बोध से झुका हुआ था,
पर फिर भी उसके हाव भाव में कोई ऐसा आत्मविश्वास था जो एक निर्दोष स्त्री में नहीं हो सकता। अगले दिन जब पुलिस हवेली से सबूत इकट्ठा कर रही थी, व्योमकेश मेरे पास आया और बोला, अजित, ये कहानी उतनी सीधी नहीं जितनी दिख रही है। कुछ ऐसा है जो सभी से छिपा है। शायद कोई और खिलाड़ी जो पर्दे के पीछे से सबको चला रहा था। मैंने थकी आवाज में कहा, अब तो सब सामने है। उसने मुस्कुरा कर कहा, अगर सब सामने होता तो मेरे मन में ये बेचैनी क्यों होती। उसकी नज़र हवेली के पुराने आंगन पर गई, जहां एक कुआं था जिसके पास अब कोई नहीं जाता था। हवा में सड़न की गंध थी और कुएं के किनारे कुछ निशान बिखरे थे। वो झुका, मिट्टी को छुआ और बोला, देखो अजित, ये गाड़ियों के टायर के निशान हैं, पर पुलिस की नहीं। यानी किसी ने उस रात हवेली से बाहर जाने की कोशिश की थी। मैं चौंका, पर किसने? अनिरुद्ध तो भीतर पकड़ा गया था। वो बोला, यही तो बात है, जिसने ये सब करवाया वो अब तक आजाद घूम रहा है। दोपहर तक व्योमकेश ने पूरे घर का नक्शा बनवा लिया। उसने हर कमरे, हर गलियारे, हर खिड़की का माप लिया और दीवारों पर कुछ बिंदु बनाए। मैं उसकी इस बारीकी पर हैरान था। शाम तक उसने मुझे बुलाया और कहा, अजित, आज रात एक खेल खेलते हैं, वही खेल जो अपराधी ने खेला था। फर्क बस इतना होगा कि अब शिकार वो खुद होगा। उसकी आवाज में ठंडक थी। मैंने पूछा, कौन सा खेल? उसने बस इतना कहा, धोखे का। रात गहरी हो गई थी। हवेली के बाहर तूफान की हल्की आहट थी। व्योमकेश ने अपने कमरे की खिड़कियों से सभी रोशनियां बंद करवा दी और सिर्फ एक लालटेन जलाई, जिसकी रोशनी टेबल पर रखे मोहन बाबू के चित्र पर पड़ रही थी। अजैत, उसने कहा, यह कमरा आज अपराध की रात जैसा ही होगा, और देखना, अपराधी खुद यहां आएगा, क्योंकि सत्य से बड़ा डर कोई नहीं। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही देर में हवेली में एक अजीब सन्नाटा छा गया। हर दीवार जैसे सुनने लगी कि अगला कदम क्या होगा। करीब आधी रात हवेली के उत्तर दरवाजे से किसी के आने की हल्की आहट सुनाई थी। व्योमकेश ने इशारे से मुझे छिपे रहने को कहा। मैं पर्दे के पीछे गया। रोशनी की हल्की रेखा में एक आकृति धीरे धीरे भीतर आई। काले कपड़ों में लिपटी, चेहरा आधा ढका हुआ। वो सीधे मोहन बाबू के चित्र के पास पहुंचा और उसे धीरे से उतारने लगा। तभी व्योमकेश ने धीरे से कहा, इतनी देर हो गई मिलने में, सुधा देवी। वो स्तब्ध रह गईं। उनके हाथ से चित्र गिर पड़ा। आप यहां? व्योमकेश शांत स्वर में बोला, मैं वहीं हूं जहां सत्य होता है। आपने सोचा था अनिरुद्ध के पकड़े जाने से मामला खत्म हो गया, पर आपने गलती की। अनिरुद्ध तो मोहरा था, असली चाल आप चली। वो कांपती आवाज में बोली, अब गलत है, मैंने कुछ नहीं किया। वो आगे बढ़ा, तो फिर ये चित्र क्यों हटाने आई थी? क्योंकि इसके पीछे वो खत छिपा है जो आपने मोहन बाबू को लिखा था। वो खत जिसमें आपने लिखा था कि अगर वो आपको अनिरुद्ध से दूर ले जाए तो आप सब कुछ छोड़ देंगी। जब उसने मना किया तो आपने खेल पलट दिया। आपने अनिरुद्ध को उकसाया और जब वो हत्या कर बैठा तो आपने सबूत मिटाने शुरू किए। सुधा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे से बोली, आपको सबूत कहां से मिले? वहीं से जहां हर अपराध अपनी गवाही छोड़ जाता है। आपके कमरे की अलमारी के अंदर रासायनिक बोतल पर आपके उंगलियों के निशान हैं। वही बोतल जिससे मोमबत्ती में जहर मिलाया गया था। अनिरुद्ध उस मोमबत्ती को लेकर मोहन के कमरे में पहुंचा, पर योजना आपकी थी। आपने उसे मानसिक रूप से तोड़ा और वो आपके लिए अपराध करने को तैयार हो गया। सुधा देवी अब रोने लगी। हाँ, मैंने उसे कहा था कि मोहन हमें बांट रहा है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो उसे मार डालेगा। मैंने तो बस चाहा था कि मोहन चला जाए। व्योमकेश ने तीखे स्वर में कहा, हर अपराध हत्या से नहीं, इरादे से शुरू होता है। आपने उसे वो इरादा दिया। वो सिसकते हुए बोली, आप नहीं समझते, मैं उस हवेली में कैद थी। मोहन मेरा प्रेम था, पर समाज ने मुझे उसका अपराध बना दिया। जब उसने भी मुंह मोड़ लिया तो मेरे भीतर सब जल गया, और आपने अपने भीतर की आग से सब कुछ जला डाला। आपने सिर्फ एक आदमी को नहीं, बल्कि एक परिवार की आत्मा को नष्ट कर दिया। इतने में पीछे से पुलिस इंस्पेक्टर अंदर आया, जो पहले से ही व्योमकेश के इशारे पर छिपा हुआ था। सुधा देवी ने सब कुछ सुनकर जैसे सारी हिम्मत खो दी। उन्होंने धीरे से कहा, आप जीते व्योमकेश। सत्य हमेशा जीतता है, पर कभी कभी बहुत देर से। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस उन्हें ले जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा, आप सत्य के खोजी हैं, पर कभी किसी औरत का दर्द नहीं समझ पाएंगे।
जो दुनिया झूठ बोलने पर मजबूर करे, उसमें सत्य एक विलासिता बन जाता है। उनकी आंखों में एक ठंडा लेकिन शांत आंसू था, जिससे कहानी खत्म हुई हो। उनके जाने के बाद हवेली में फिर वही सन्नाटा लौट आया। बाहर तूफान थम चुका था, पर अंदर दीवारों से अब एक नई गंध उठ रही थी, जैसे हवेली ने अपने भीतर का बोझ उतार दिया हो। मैं ब्योमकेश के पास गया और पूछा, क्या तुम्हें अब सुकून है? वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सुकून? नहीं अजित, सुकून तो तभी होता है जब दुनिया सत्य स्वीकार कर ले। यहाँ हर कोई झूठ बोलता है, कभी अपने लिए, कभी दूसरों से बचने के लिए, और हर झूठ एक नए अपराध को जन्म देता है। मैंने कहा, पर इस बार तो तुमने सब पकड़ लिया, हर मुखौटा उतर गया। वो धीरे से मुस्कुराया। मुखौटे कभी पूरी तरह नहीं उतरते। कुछ चेहरे इतने महीन झूठ से बने होते हैं कि उन्हें सच भी नहीं पहचानता। उसने अपनी डायरी निकाली, उसमें कुछ पंक्तियां लिखीं। हत्या का कारण प्रेम नहीं था, बल्कि अस्वीकार। अपराधी ने तलवार नहीं उठाई, बल्कि भावना को हथियार बनाया, और यही सबसे खतरनाक हत्या होती है। हम बाहर निकले। आसमान साफ था और भोर की हल्की किरणें हवेली के टूटे झरोखों से भीतर आ रही थी। ब्योमकेश ने उस दृश्य को देखा और बोला, देखो अजित, अंधेरा कभी स्थायी नहीं होता। सत्य चाहे जितना भी देर से आए, वो हमेशा अपने वक्त पर पहुंचता है, जैसे सुबह। हमने हवेली का मुख्य दरवाजा पार किया। पीछे से हवा चली और पुराना फाटक धीरे से चरमराया, मानो राजापुर हवेली अब आखिरकार शांत हो गई हो। रास्ते में चलते हुए मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने न्याय किया? वो बोला, न्याय मेरा काम नहीं अजित, मेरा काम है सत्य को सामने लाना। उसके बाद जो भी फैसला हो, वो समाज करे या ज़मीर, फर्क नहीं पड़ता। सड़क के किनारे सूरज अब पूरी तरह उगाया था। मैंने ब्योमकेश की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में थकावट थी। शायद वो जानता था कि ये जीत नहीं, बस एक और सबक था। उसने सिगरेट सुलगाई, धुआं हवा में घुल गया, और उसने कहा, अपराध मिटते नहीं, बस रूप बदलते हैं। हर नया मामला पुराने झूठ की परछाई होता है, और जब तक झूठ रहेगा, ब्योमकेश बख्शी का काम भी रहेगा। हम आगे बढ़ते गए। पीछे हवेली की आकृति धीरे धीरे धुंध में होती चली गई, मानो वो अपने रहस्यों को फिर से भीतर समेट रही हो। और तब मैंने समझा, सत्य का खुलासा कभी किसी अंत का संकेत नहीं होता, वो बस एक और शुरुआत है, नए सवालों, नए झूठों और नई खोजों की। सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से ऊपर उठ रहा था, और कोलकाता की गलियों में ठंडी हवा का पहला झोंका बह रहा था। रात के अंधकार के बाद जैसे हर चीज नई लग रही थी, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी शून्यता थी। राजापुर हवेली की घटना ने जैसे मेरी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। मैं और ब्योमकेश बिना कुछ बोले चल रहे थे। वही सड़कें, वही धुंध, वही शहर, पर अब सब कुछ बदल चुका था। हवा में अब भी उस हवेली की गंध थी, गंध भय की, छल की, और उस सत्य की जो अंततः सामने आया था। मैंने ब्योमकेश को देखता रहा। वो हमेशा की तरह शांत था, पर उसकी आंखों के भीतर एक गहराई थी जो केवल उस व्यक्ति में होती है जिसने झूठ की परतें चीरकर मनुष्य की आत्मा का चेहरा देखा हो। मैंने पूछा, क्या ये सब खत्म हो गया ब्योमकेश? उसने धीरे से कहा, नहीं अजित, सत्य कभी खत्म नहीं होता। वो बस एक कहानी से दूसरी में प्रवाहित होता है। हम उसे रोक नहीं सकते, बस सुन सकते हैं। हमारी चाल धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंच गई। हुगली की लहरें सुबह की रोशनी में चमक रही थीं। कुछ मछुआरे अपने जाल समेट रहे थे, कुछ बच्चे मंदिर की सीढ़ियों पर खेल रहे थे। वहां का जीवन साधारण था, पर उसमें वो सुकून था जो अपराध और रहस्य से घिरी हवेलियों में कभी नहीं होता। ब्योमकेश ने अपनी टोपी उतारी, गहरी सांस ली और बोला, देखो अजित, ये शहर हर दिन झूठों को जन्म देता है, पर इसी शहर में सत्य भी सांस लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि सत्य धीमी चाल से चलता है और झूठ दौड़ता है। लोग हमेशा दौड़ते हुए झूठ को देख पाते हैं, पर धीरे चलने वाले सत्य को पहचानने में समय लग जाता है। मैंने कहा, पर क्या इस बार सत्य की जीत नहीं हुई? वो बोला, जीत नहीं अचित, सत्य जीतता नहीं, वो प्रकट होता है। जीत तो तब होती है जब लोग उसे स्वीकार करें। अनुरुद्ध पकड़ा गया, सुधा ने अपराध स्वीकार किया, पर उनके भीतर का सत्य कोई नहीं देख सका।
उन्होंने झूठ बोला क्योंकि उनका जीवन झूठ पर टिका था। समाज ने उन्हें झूठ जीने पर मजबूर किया और उन्होंने उसी झूठ को सच समझ लिया। यही सबसे बड़ा अपराध है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न कोई घमंड था न संतोष, बस एक स्थिरता, जैसे वो सत्य की सेवा में लगा कोई साधु हो। मैंने कहा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? इतने भयानक अपराध, इतने झूठ, इतने छल, क्या कभी तुम्हें लगता है कि इस सब का कोई अंत नहीं? वो मुस्कुराया। अंत? सत्य का अंत कैसे होगा जब हर इंसान अपने भीतर उसका एक अंश रखता है? फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे सुनते हैं और कुछ उसे दफना देते हैं। मेरा काम है बस उन कब्रों को खोदना जहां सत्य सोया है। हम थोड़ी देर वहां बैठे रहे। नदी की लहरों में सूर्य की चमक धीरे धीरे फैल रही थी। अचानक ब्योमकेश ने जेब से एक छोटा नोट निकाला, वही जो मोहन बाबू ने मरने से पहले लिखा था, मैं अकेला नहीं मर रहा। उसने उसे ध्यान से देखा और कहा, ये वाक्य किसी अपराध का नहीं बल्कि मानवता का प्रमाण है। हर इंसान अपने पाप में अकेला नहीं होता। उसके पीछे परिस्थितियां, समाज और प्रेम की असफलता खड़ी होती है। यही कारण है कि मैं अपराधी से घृणा नहीं करता, मैं सिर्फ उसके झूठ से घृणा करता हूं। मैंने कहा, और फिर भी तुम उन्हें पकड़ते हो? वो बोला, क्योंकि सत्य को सामने लाना न्याय से भी जरूरी है। अगर दुनिया जान जाए कि झूठ कहाँ है तो शायद अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। अपराध अंधेरे में पैदा होता है अजित, और मेरा काम है अंधेरे में रोशनी डालना। उसकी बातों में एक गूढ़ दार्शनिकता थी जो मेरे भीतर तक उतर रही थी। मैंने पूछा, और इस मामले से तुम्हें क्या सीख मिली? वो धीरे धीरे बोला, ये कि प्रेम जब अधिकार में बदल जाता है तो वो पाप बन जाता है। अनिरुद्ध ने ईर्ष्या में प्रेम को मारा, सुधा ने मोह में सत्य को, और मोहन ने मौन रहकर न्याय को। तीनों ने एक ही गलती की, किसी ने भी खुद के भीतर के सत्य को नहीं सुना। अगर उन्होंने सुना होता तो ये सब नहीं होता। इसलिए मैं खुद को जासूस नहीं कहता अजित, मैं सत्यान्वेषी हूँ। मैं अपराधी नहीं ढूंढता, मैं वो क्षण ढूंढता हूँ जहाँ किसी ने सत्य को नज़रअंदाज किया। हमने थोड़ी देर वहीं घाट पर बैठकर चाय पी। सुबह की भीड़ बढ़ने लगी थी। अखबार वाले साइकिल पर सवार होकर खबरें बांट रहे थे। एक अखबार की हेडलाइन में राजापुर हत्याकांड का उजागर छपा था। मैंने उसे पढ़ा और मुस्कुराया। खबर में ब्योमकेश का नाम नहीं था। मैंने कहा, तुम्हारा नाम तक नहीं लिखा जबकि तुमने पूरी गुत्थी सुलझाई। वो शांत स्वर में बोला, सत्य को नाम की जरूरत नहीं होती अजित, उसका अस्तित्व ही उसका परिचय है। अगर लोग याद रखें कि किसी ने सच खोजा था तो वही काफ़ी है। वो उठ खड़ा हुआ और बोला, चलो एक और दिन शुरू हो गया। देखना, आज शाम तक कोई नया मामला हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा। यही इस जीवन का नियम है। झूठ खत्म नहीं होता, बस अगला रूप ले लेता है। मैंने कहा, और तुम फिर चल दोगे उसे खोजने? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं अपराधों से नहीं, झूठ से लड़ता हूँ। जब तक एक भी इंसान अपने आप से झूठ बोलेगा तब तक मेरा काम बाकी रहेगा। हम धीरे धीरे शहर की ओर लौटने लगे। रास्ते में बच्चे स्कूल जा रहे थे, रिक्शे वाले अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे और सड़क पर धूप धीरे धीरे फैल रही थी। जीवन चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे भीतर एक तूफान था। मैंने ब्योमकेश से पूछा, क्या कभी तुम्हें लगता है कि यह सब व्यर्थ है, कि तुम्हारी मेहनत के बाद भी लोग झूठ बोलते रहेंगे? वो रुका, मेरी ओर देखा और बोला, अजित, व्यर्थ केवल वो कार्य होता है जो स्वार्थ के लिए किया जाए। मैं सत्य के लिए काम करता हूँ और सत्य कभी व्यर्थ नहीं होता। अगर मेरी खोज एक भी व्यक्ति को अपने झूठ से सामना करवाती है तो वो जीत है। यही है सत्य की जीत। उसके शब्द मेरे भीतर गूंजते रहे। मुझे लगा, यह आदमी केवल अपराध सुलझाने वाला नहीं बल्कि एक विचार है। वो विचार जो हर इंसान के भीतर कहीं छिपा रहता है, और जब कोई अपने आप से प्रश्न करता है तब वो जीवित हो उठता है। शाम तक जब हम अपने पुराने मेस में लौटे, ब्योमकेश ने अपनी डायरी खोली और लिखा, सत्य न मृत्यु से डरता है न समय से। वो उन हवेलियों में भी जिंदा रहता है जहां झूठ ने दीवारें बना ली हों, और जब कोई सत्यान्वेषी उन दीवारों को छूता है तो वो खुद टूट जाती हैं। फिर उसने पन्ना पलटा और आखिरी पंक्ति लिखी, सत्य की जीत किसी अदालत में नहीं होती, वो तब होती है जब इंसान अपने भीतर का डर पहचान ले। रात हो गई। खिड़की से शहर की रोशनियां दिख रही थी। मैं चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। वही चेहरा, वही शांत मुद्रा, पर अब मुझे उसमें केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रतीक,
सत्य का प्रतीक दिखा। वो अपनी कुर्सी पर झुककर बैठा, आंखें बंद की और कहा, अजित, आज हवेली से लौटकर मुझे पहली बार लगा कि शायद सत्य भी थकता होगा। पर फिर मैंने सोचा, नहीं, सत्य थकता नहीं, हम थक जाते हैं, और जब हम थक जाते हैं तब वही हमें संभालता है। उसने अपनी सिगरेट जलाई, धुएं का एक गोला हवा में उभरा और धीरे धीरे गायब हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई मामला खत्म होने के बाद उसका बोझ हवा में घुल जाता है। बाहर आसमान में चांद निकला था, शांत, उज्ज्वल और निर्दोष, और मुझे लगा कि ब्योमकेश उस चांद की तरह है, दूर पर हर अंधेरे को उजागर करने वाला। और उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, मैं अपनी डायरी में लिख रहा था, सत्य की जीत तलवार या हथकड़ी से नहीं, बल्कि तब होती है जब एक इंसान, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, अपने आप से कहता है कि हाँ, मैंने झूठ बोला था। शायद यही ब्योमकेश बख्शी की असली विरासत है, सत्य की खोज और उसके आगे झुकने का साहस।